नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने ना पैसों को लेकर बहुत लोगों की सोच बदली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं दिखाती हैं पैसे को लेकर। हाँ, एक तरफ है पुअर डैड, ये कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, अच्छी सुरक्षित नौकरी वाले। उनका मानना था मेहनत करो, पैसा बचाओ। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो एक व्यवसायी थे। उनका मंत्र था कि भाई पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोच है ये हमारी आर्थिक स्थिति पर कैसे असर डालती है और क्यों, मतलब पैसे की समझ इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहले पुअर डैड की बात करते हैं। उनका रास्ता जाना पहचाना है, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, फिर एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ और हाँ, जोखिम बिल्कुल मत लो। ये सुनने में कितना सही और सुरक्षित लगता है ना। हाँ, और यही यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, सुरक्षा, एक तयशुदा जिंदगी का एहसास। पर कियोसाकी कहते हैं कि यही सोच एक तरह से दौलत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, क्योंकि इस रास्ते पर आप अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा वक्त, अपनी सारी मेहनत, वो आप पैसे के लिए लगा रहे हैं। मतलब आप अपना समय और हुनर बेच रहे हैं एक तनख्वाह के बदले। हम्म। तो ये आपको सक्रिय रूप से संपत्ति बनाने, मतलब ऐसी चीजें बनाने जो खुद पैसा कमाए, उससे रोकता है। आप बस तनख्वाह पर निर्भर रह जाते हैं। और यहीं पर शायद रिच डैड की सोच एकदम उल्टी है। उनका कहना था कि असली अमीरी तनख्वाह बढ़ाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि पैसा आपसे काम करवाए। मतलब निवेश करना, ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपके लिए पैसा कमाती रहें, भले ही आप काम ना भी कर रहे हों। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। और इस सोच का क्या कहते हैं, दिल है संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। कियोसाकी इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? जरूर। देखिए, उनके मुताबिक अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है लगातार। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर चढ़ा दिया, तो उससे जो किराया आ रहा है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी एक एसेट हुई। या जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या कोई चलता हुआ बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। ठीक है, समझ आ रहा है। और दूसरी तरफ लायबिलिटी यानी दायित्व, ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं ये सोचकर कि वो एसेट हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक महंगी गाड़ी, उसकी कीमत वक्त के साथ कम होती जाती है, ऊपर से मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पेट्रोल का खर्चा, वो पैसा निकाल रही है। या फिर अपनी जरूरत से बड़ा घर ले लेना, जिसके लोन की किश्तें और रखरखाव का खर्च आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाए। कियोसाकी तो यहाँ तक कहते थे कि कई लोगों के लिए उनका अपना घर भी एक लायबिलिटी ही होता है, एसेट नहीं। अरे, ये तो काफी अलग बात है। घर को तो सब एसेट ही मानते हैं। हाँ, पर उनके तर्क के हिसाब से अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है लगातार, तो वो लायबिलिटी है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पैसे की ये बुनियादी समझ, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये हमें स्कूलों में सिखाई ही नहीं जाती। सही कहा। मतलब कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। पर किताब में ये भी लिखा है कि ये जानने के बाद भी कई लोग वो एसेट बनाने वाला कदम नहीं उठाते। कुछ डर या हिचकिचाहट होती है। वो कौन की मानसिक बाधाएं हैं? हाँ, कियोसाकी 3 मुख्य चीजों की बात करते हैं: डर, लालच और अज्ञानता। डर? किस चीज का डर? पैसा खोने का डर, निवेश करने में रिस्क होता है तो उसका डर, नौकरी छूट जाने का डर, कुछ नया करने का डर। ये डर हमें सेफ जोन में, मतलब उसी नौकरी वाले दायरे में बांधे रखता है। और लालच? लालच होता है और बड़ी तनख्वाह का, ज्यादा पैसा कमाने का। लेकिन होता क्या है, जैसे ही तनख्वाह बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और वो फिर से उसी पैसे की दौड़ में फंस जाते हैं। कियोसाकी इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। रैट रेस सुना है इसके बारे में। और तीसरी चीज? अज्ञानता। हाँ। अज्ञानता मतलब पैसे के काम करने के तरीके को ना समझना, निवेश के मौकों को पहचान ना पाना, ये ना जानना कि पैसा बढ़ता कैसे है। बिना इस समझ के लोग सही फैसले नहीं ले पाते। तो फिर इन बाधाओं से निकलने का रास्ता क्या है? वही वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ।
यही वो हथियार है जो इन बाधाओं को तोड़ सकता है। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। अच्छा। और जब आपका ध्यान संपत्ति बनाने पर होता है, तो सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने का लालच पीछे छूट जाता है। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये समझ आपको भावनाओं, डर और लालच के आधार पर नहीं, बल्कि जानकारी और तर्क के आधार पर फैसले लेने की ताकत देती है। तो ये सिर्फ अमीर बनने की रेसिपी नहीं है, बल्कि अपने आर्थिक जीवन पर नियंत्रण पाने का तरीका है। बिल्कुल सही। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाने की बात है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी पाने की बात है। और शायद इसीलिए किताब का जो सबसे शक्तिशाली संदेश है वो ये है कि नौकरी ढूंढने के बजाय अवसर बनाने पर ध्यान दो। रिच डैड कहते थे, ये मत सोचो कि तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी, ये सोचो कि तुम नौकरियां कैसे पैदा कर सकते हो। इसका असल मतलब क्या निकलता है? जोड़ ये है कि आर्थिक आज़ादी का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं गुजरता, बल्कि अपनी कमाई को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाकर गुजरता है। असली दौलत आपकी तनख्वाह के साइज से नहीं, बल्कि आपके एसेट कॉलम के साइज से तय होती है। तो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना, लगातार सीखते रहना और अपनी कमाई को काम पर लगाना, यही है वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी, नौकरी पर निर्भरता से मुक्ति का रास्ता। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी बातचीत बहुत आंखें खोलने वाली रही। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं इसी किताब की सोच पर आधारित। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर खर्च या चीज को इस नजरिए से देखना शुरू कर दें, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डाल रही है यानी एसेट है, या निकाल रहे हैं यानी लाइबिलिटी है, तो आपको क्या लगता है हमारे छोटे बड़े वित्तीय फैसले किस हद तक बदल सकते हैं?